एवरीवन, वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से आप लोगों के लेके आया हूँ जीके जीएस का टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सेट नंबर 4। इससे पहले 3 सेट का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जितना क्वेश्चन कराया जाएगा आप उसका आंसर नोट कर सकते हैं कॉपी में, और लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि किसका कितना स्कोर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इन बैंकिंग द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इससे रिलेटेड कुछ और अन्य तथ्य बताते हैं। एक होता है नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक होता है IMPS, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और इस सब को चलाने के लिए एक होता है NPCI। क्या होता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑन एडिंग सम डिटर्जेंट टू वाटर द सरफेस टेंशन। पानी में कुछ डिटर्जेंट मिलाने पर सतह का तनाव कैसा होता है? ऑप्शन ए है घट जाता है, ऑप्शन बी है वही रहता है, ऑप्शन सी है बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है शुरू में घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। किसी भी वाटर में डिटर्जेंट मिलाने के बाद उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन फिल्म प्रोड्यूस्ड इन फायरवर्क्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अग्नि कार्यों में उत्पन्न हरी लौ की उपस्थिति कारण है। पटाखे सब में जो पटाखा सब जो फूटता है उसके बाद जो उसमें कलर निकलता है, ग्रीन कलर, किस के कारण प्रोड्यूस होता है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है लिथियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम के कारण पटाखे में जो है, फायरवर्क्स में जो है ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। और अगर अदर बताते हैं आपको, कैल्शियम के कारण कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है। कौन सा होता है? ऑरेंज कलर। कैल्शियम के कारण फायरवर्क्स में पटाखे में ऑरेंज कलर नज़र आता है। ओके। और रेड कलर एस्ट्रोनशियम के कारण रेड कलर आता है। ओके। सोडियम, और बताते हैं आपको, सोडियम के कारण येलो कलर आता है। क्या आता है? येलो कलर। और कॉपर के कारण आता है ब्लू कलर। कौन सा कलर? ब्लू कलर आता है फायरवर्क में। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। फ्लाई एश एज वेल नोन एज पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय। फ्लाई एश और साथ ही प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। पहला ए है ऑयल रिफाइनरी, ऑप्शन बी है फर्टिलाइजर प्लांट, ऑप्शन सी है सीमेंट प्लांट, ऑप्शन डी है थर्मल पावर प्लांट। तो चलिए आंसर कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई ऐश निकलता है, जो कि एक पोल्यूटेंट है। ओके। तो और बताते हैं आपको, थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन सा। कोरबा थर्मल पावर प्लांट है, जो कोरबा है, सीपत है। कोरबा और सीपत कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो कोरबा थर्मल पावर प्लांट और सीपत थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और एक बताते हैं आपको, कोडरमा थर्मल प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ 5 रिंग सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट। ओलंपिक गेम का जो लोगो है उसमें 5 रिंग होता है, उनमें से कौन सा कलर ये रिप्रेजेंट नहीं होता है उसमें?
पहला है ऑप्शन ए पिंक, ऑप्शन बी है येलो, ऑप्शन सी है ग्रीन, ऑप्शन डी है ब्लू। कौन सा कलर उसमें नहीं है इस चारों में से? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पिंक कलर। पिंक कलर उसमें नहीं होता, उसमें 5 कलर होता है जो आपको बता रहे हैं। येलो होता है, येलो जो रिप्रेजेंट करता है वो एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, येलो जो है एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रीन, ग्रीन जो है ग्रीन यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको? यूरोप को। और ब्लू, ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है ब्लू, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और कौन सा कलर बचा? येलो, ग्रीन, ब्लू और एक है ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक है जो वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। किसको? अफ्रीका को। और एक है रेड, रेड जो है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका। ये पांच पांच रिंग होता है 5 कलर का, और ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है, रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर क्रिएट्स पॉलिनेशन विच इज यूजुअली येलोइश। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है जो कि समानतः पीले रंग का होता है? ऑप्शन ए है सी वॉल, ऑप्शन बी है पीटल्स, ऑप्शन सी है स्टेमेन, ऑप्शन डी है प्यूबिक हेयर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेमेन। चलिए आगे चलते हैं। द फ्यूल इन द फ्यूल पावर व्हीकल इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंबसन ऑफ विच। तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है एलपीजी, ऑप्शन डी है सीएनजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच ऑफ फॉलोइंग ट्रेडर फर्स्ट कम। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी पहली बार भारत आया? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है डेनिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगीज, पुर्तगाली सबसे पहले आया था कितना ईस्वी में? 1498 ईस्वी में सबसे पहले आया था पुर्तगाली। इसके द्वारा व्यापार भारत में पहली बार हुआ। और उसके बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज कितना ईस्वी में आया? 1600 ईस्वी में आया व्यापार करने के लिए। और डच आया, डच कितना ईस्वी में आया? 1602 में आया। और इसके बाद डेनिस आया, डेनिस कितने में आया? 1616 में इसका व्यापार पहली बार लगा। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। निम्नलिखित में से भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था, जो कि कितना ईस्वी में? 1956 में बना था। और केरला भी 1956 में ही बना था, लेकिन सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। उसके बाद मध्य प्रदेश भी 1956 में ही बना था। और यूपी जो है वो 1950 में बना था स्टेट। और तेलंगाना जो है वो लेटेस्ट बना है, कितना ईस्वी में बना है? 2 जून 2014 में बना है तेलंगाना। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संविधान एजेंसी है? ऑप्शन ए है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन बी है फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी है इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी है नीति आयोग। चलिए इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। नीति आयोग का जो है वो संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। यूपीएससी जो आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आर्टिकल नंबर 315 से लेकर आर्टिकल नंबर 323 तक आता है यूपीएससी। और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर कितना है फाइनेंस कमीशन का 280। और इलेक्शन कमीशन का अनुच्छेद है कितना 324। इलेक्शन कमीशन का कितना है 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है मृदुला साराभाई, ऑप्शन बी है मुथु लक्ष्मी, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। ये जो नमक सत्याग्रह के अंदर महात्मा गांधी जी के साथ में थे। और इसके सरोजनी नायडू से रिलेटेड कुछ तथ्य बताते हैं आपको। सरोजनी नायडू जी 1925 में कानपुर कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन में भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ओके, तो इससे रिलेटेड और 2-3 बुक का नाम जो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया है, एक है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, और द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, ये तीनों बुक ध्यान रखेंगे आप लोग। और अदर ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अदर ऑप्शन है एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी जो 1917 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। उसकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट जी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। और इनके द्वारा 2 बुक लिखा गया है, जो कि है कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया। ये 2 बुक आप लोग ध्यान रखेंगे। यंग इंडिया नहीं, न्यू इंडिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, न्यू इंडिया। ये 2 कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों बुक एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू। साइमन कमीशन का गठन किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है भारत में विधानसभा आगे के सुधार के लिए भारत का देखना, और वायसराय की स्थिति के लिए, भारत के लिए एक संविधान के लिए। किसके द्वारा फॉर्म किया गया, रिव्यू भेजा गया था? साइमन कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आगे के सुधार के लिए, भारत को देखने के लिए, समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कितना में? 1928 में, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डोर ऑफ रनिंग रेफ्रिजरेटर इन क्लोज्ड रूम इज केप्ट ओपन व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द यहाँ रूम होगा। यदि बंद कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा खुला रह जाता है तो कमरे में क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कमरा जो है गर्म हो जाएगा। इससे कमरे में जो है गर्मी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नॉर्मन बोरलॉग वाज गिवन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। नॉर्मन बोरलॉग को जो है नोबेल किस फील्ड में मिला था? चलिए बताइए। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है मेडिसिन, ऑप्शन डी है पीस, शांति के क्षेत्र में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पीस के क्षेत्र में 1917 में नॉर्मन बोरलॉग जी को मिला था नोबेल पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग किसके नाम से जाना जाता है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म दिए थे नॉर्मन बोरलॉग। क्या दिए थे? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टर्म दिया था वो नॉर्मन बोरलॉग जी दिए थे। और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किसको जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन
स्वामी MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन किस में इन्वॉल्व होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन में। और रिडक्शन होता है एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन टू इंडियन आर्म्ड फोर्स, भारतीय सशस्त्र बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए है कीर्ति चक्र, ऑप्शन बी है अशोक चक्र, ऑप्शन सी है परमवीर चक्र और ऑप्शन डी है आपके लिए शौर्य चक्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तदोबा नेशनल पार्क फॉर शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर लोकेटेड इन, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, कौन सा स्टेट में? तो ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटका। चलिए आंसर कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तदोबा नेशनल पार्क कहाँ है? तदोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन कौन सा नेशनल पार्क है जो कि आपको बता रहे हैं हम इसका, और है महाराष्ट्र में चंदोली है, क्या है? चंदोली है, गुगामल है, क्या है? गुगामल है, नावेगांव है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। और बताते हैं आपको अदर ऑप्शन का, तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कौन कौन सा? तमिलनाडु में गुइंडी है, या ये सब आपको नहीं आता तो आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। गुइंडी है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई है और मुकुर्थी है। कौन सा है? मुकुर्थी है। गल्फ ऑफ मन्नार है, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन सा है? गुइंडी है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई है, मुकुर्थी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ये सब कहाँ है? सारे के सारे तमिलनाडु में। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सा है। मध्य प्रदेश में है आपको बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, कूनो है, पन्ना है, पेंच है, सतपुरा है, ये सब कहाँ है? कान्हा है, ये सब कहाँ है? आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक में कौन सा? कर्नाटक में है बांदीपुर है, नागरहोल है कर्नाटक में। और कौन सा है? नागरहोले है और कुदरमुख है। कौन सा है? कुदरमुख है, बेनरघट्टा है। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कर्नाटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन, इनमें से कौन सा लोहा का खनिज है? ऑप्शन ए है मेलाकाइट, ऑप्शन बी है केसिटेराइट, ऑप्शन सी है पायरोलोसाइट, ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो लोहा का मिनरल है। तो और ऑप्शन देख लेते हैं। मेलाकाइट किसका है? मेलाकाइट है कॉपर का मिनरल और ओर है। किसका है? कॉपर का है। और केसिटेराइट किसका है? टीन का जिसका सिंबल SN होता है, टीन का है मिनरल। और पायरोलोसाइट किसका हो रहा है? पायरोलोसाइट है मैंगनीज का, जिसको MN के लिखते हैं। किसका है? मैंगनीज का। तो चलिए ऑप्शन इतना सही है। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है ओर्स्टेड, ऑप्शन सी है बायोट सेवर्ट, ऑप्शन डी है फेराडे।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके द्वारा दिया गया? फैराडे के द्वारा। फ्लेमिंग के द्वारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब रूल दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। वेन स्वामी विवेकानंदा एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन शिकागो, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म की संसद को कब संबोधित किया था? ऑप्शन ए है 1892, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1894। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के में संबोधित किया था। और स्वामी विवेकानंद से कुछ रिलेटेड फैक्ट बताते हैं आपको। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन। और विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी इसके गुरु थे। और इन्होंने एक मठ का भी स्थापना किया, वेलूर मठ का। क्या, कौन सा मठ का? वेलूर मठ का इन्होंने स्थापना किया। चलिए आगे चलते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है भास्कर वर्धन, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो चलिए आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट जी ने एक और बुक लिखा है, उसका नाम है हर्षचरित्र। क्या है? हर्षचरित्र। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि थे। क्या थे? राजकवि। हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि थे, कवि दरबारी थे। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि हर्षवर्धन जो है उसमें हार गया था। ओके। और बिंदुसार के बारे में जानते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ये बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, ठीक। और बिंदुसार का पुत्र जो है वो है अशोक। कौन है? अशोक। बिंदुसार का पुत्र है अशोक, और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, और ये मौर्य वंश से संबंधित रखते हैं। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। आजीवक संप्रदाय से बिंदुसार संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिटी ऑन द अरेबियन सी, अरब सागर में कौन सा शहर का बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन ए है पणजी, ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है मैंगलोर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। तो आप लोगों को पता ही होगा विशाखापत्तनम जो है वो बे ऑफ बंगाल के तरफ है, अरेबियन सी में नहीं है। अरेबियन सी में कौन कौन सा है? पणजी है, मुंबई है, मैंगलोर, ये सब अरेबियन सी के तरफ है। विशाखापत्तनम जो है वो बे ऑफ बंगाल के तरफ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लान, यहाँ प्लान होगा, इन विच प्लान वाज सेल्फ रिलायंस फर्स्ट इज एम्फेसाइड, किस योजना में पहले आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया? ऑप्शन ए है सेकेंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी है थर्ड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी है फोर्थ 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम में सेल्फ रिलायंस पहले आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान को पीसी मोहलनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। पीसी महालनोबिस के नाम से जाना जाता है, जो कि ये मॉडल कब से कब तक था? 1956 से 61 तक था। ओके। और फोर्थ 5 ईयर प्लान कब था? 1969 से 74 था फोर्थ 5 ईयर प्लान। और इतना ही रखिए इसमें तब तक। चलिए आगे चलते हैं।
द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड, प्रकाश के पीछे उछलने की घटना क्या कहा जाता है? ए है ऑप्शन इंटरफेरेंस है, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन है, ऑप्शन सी है ये रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है। ऑप्शन डी है स्कैटरिंग। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ये फिनोमेना जो है बाउंसिंग बैक लाइट का, ये किसका फिनोमेना है? किसका है? रिफ्लेक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज, ओजोन परत का ह्रास में कमी, ओजोन परत की कमी के कारण कौन सा इसमें से रोग होता है? ऑप्शन ए है ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी है स्किन कैंसर, ऑप्शन सी है लंग कैंसर, और ऑप्शन डी है ब्लड कैंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किन कैंसर। ओजोन लेयर की कमी के कारण स्किन लेयर होता है। ओजोन लेयर कहाँ मौजूद रहता है? ओजोन लेयर उपस्थित होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन, और ओजोन लेयर को किससे मापते हैं? ओजोन लेयर को डॉप्सन यूनिट होता है ओजोन लेयर को मापने के लिए। क्या होता है? डॉप्सन। डॉप्सन इसका यूनिट होता है ओजोन लेयर को मापने के लिए। तो ये था आज का सेट डिस्कशन दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेट डिस्कशन में मज़ा आया होगा। ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे भी लाते रहेंगे सेट डिस्कशन, और अपने दोस्तों को भी बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और जो भी क्वेश्चन में एरर होगा या कहीं भी बोलने में मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस सेट डिस्कशन में कहाँ कोई एरर है, तो आप बता सकते हैं। ओके, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस पे बहुत बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है, ऐसे डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपके लिए लेके आएंगे से डिस्कशन का नेक्स्ट पार्ट। तो इतने तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीपी।